हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और आज हम क्लास 10th के अगले वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। और अगला वीडियो है, अगला चैप्टर क्लास 10th का, क्लास 10 साइंस का, कार्बन यौगिक उसके यौगिक। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इससे एक एनर्जी के साथ पढ़ेंगे इस चैप्टर को। बहुत अच्छा चैप्टर है, कार्बन उसकी यौगिक, रसायन विज्ञान के चैप्टर यानी केमिस्ट्री के चैप्टर है। कार्बन, सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ाई करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक सी है। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। सभी सजीवों और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिक का बना होता है। ठीक है, यानी किसका बना हुआ है दोस्तों? कार्बन यौगिक का बना हुआ है। ठीक है, अब चलिए, कार्बन के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके सामने लिखा हुआ है, ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। कौन कौन से होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दोस्तों? हीरा ही होता है और ग्रेफाइट भी होता है। दो रूप होते हैं। तो पहले हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि पहले किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रत्येक कार्बन अणु 3 अन्य कार्बन अणुओं से उसी तल में बने हैं, जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। इनमें से एक आबंध द्विबंध होता है। इस प्रकार कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो जाती है। ग्रेफाइट विद्युत का एक बहुत ही अच्छा सुचालक है, जबकि अन्य अधातु सुचालक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये इसका स्ट्रक्चर दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और आप स्ट्रक्चर देखेंगे फिर आपके समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रेफाइट कैसे होता है ये पूरा स्ट्रक्चर में बना करके दिखाया गया है। ठीक है, ग्रेफाइट संरचना इसमें बताई गई है। ठीक है, अब हम हीरा के बारे में पढ़ेंगे, डायमंड के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। किसके बारे में पढ़ेंगे? डायमंड के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के ही अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर एक कठोर 3 बीमाओं वाला संरचना बनता है। ठीक है, हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। यानी ग्रेफाइट कैसा दोस्तों? ग्रेफाइट चिकना होता है और फिसलता है। और हीरा कैसा दोस्तों? सबसे कठोर पदार्थ माना गया। ठीक है, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित यानी कि सब्जेक्टिंग हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा से प्राकृतिक हीरो में अभेदनीय होता है। तो ये एक हीरे की संरचना है, इसको भी देख लीजिए, हीरे की संरचना। ठीक है, हीरे की संरचना है, कुछ इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए कार्बन में सहसंयोजी आबंध के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कार्बन में सहसंयोजी आबंध कैसा क्या क्या होता है? तो कार्बन से अगर बात की जाए, कार्बन में सहसंयोजी आबंध क्या होता है? तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 6। कितनी होती है दोस्तों? 6। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाए तो K और L निकलेगा, तो K कितना हो जाएगा? 2 और L कितना हो गया दोस्तों? 4। ठीक है, यानी कि इसे हम C6 भी कहते हैं। ठीक है, ये कार्बन का सहसंयोजी क्या नाम है? आबंध होता है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, इसको बढ़िया से हम पढ़ लेते हैं। कार्बन चतुर्संयोजी है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर यानी कि C4+ धनायन में होता है, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- ऋणायन में होता है। आयनिक आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन उदार 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। क्या करता है? अब एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु आयोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में आबंध बनाता है। यानी कि कार्बन के अगर कार्बन के अलावा वाला बताया जाए कि हाइड्रोजन का मतलब परमाणु हाइड्रोजन आबंध कौन कौन बनाता है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी मिलकर के क्या बनाते हैं? कौन कौन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? ये तीनों मिलकर के साझेदारी में कार्बन का आबंध बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कार्बन आबंध बनाते हैं, ये तीनों मिलकर साझेदारी में। अब चलिए यहाँ पर देखिए S2 में क्या क्या है। इस तरह से ये आबंध बनाया हुआ, इसको देख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे, जिससे आपके समझ में आता रहेगा। ठीक है, उसके बाद O2 में क्या क्या है, इसको भी आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, यानी कि देखिए 2 खाने बने हुए, इसमें ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन अणु भी, दोनों मिलाकर के साझेदारी इलेक्ट्रॉन में के जोड़े बनाए गए हैं। तो O बराबर O, ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच द्विआबंध होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देख लेते हैं। N2 में क्या क्या है, तो N2 में जो है वो भी आप देख लीजिए और इस तरह से इसके क्या नाम है बनते हैं, इसको भी ध्यान से हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
जल के अणु में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में एकल आबंध किस तरह से बनता है, इसको देख लीजिए H2O में जिस तरह से बनाया गया है। ठीक, आप देखते रहेंगे। आगे क्या है, सहसंयोजी, क्या कह रहा है, आगे क्या है, सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। तो पहला होता है सह, यानी कि संयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है। यानी कि इसको हम पढ़ लेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे, यानी कि इसके आबंध बहुत कम होते हैं और इनके बीच क्या होता है, अंतराणिक बल बहुत कम होता है। दूसरा है सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इन यौगिकों के आबंध में किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। ये किसकी साझेदारी से बनते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। किसकी साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। ठीक है, आप देखिए आगे क्या है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। श्रृंखलन, श्रृंखलन के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्बन यानी कि कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल द्विअत्री आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंखलन। इसका हमें याद करना है, क्या बोलते हैं दोस्तों, श्रृंखलन बोलते हैं। श्रृंखलन के बारे में हमको पढ़ना भी है, याद भी करना है। ठीक है, आगे क्या है, चतु संयोजकता, यानी कि चतु संयोजकता के बारे में पढ़ लेते हैं। चतु संयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है, 4 होती है। जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बनाता है। ये भी हमको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, इसको याद भी कर लेना है। अब आगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, यानी संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। इस पॉइंट को हमको याद कर लेना है, इस पॉइंट को पढ़ लेना है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन में क्या क्या होता है, देखिए हाइड्रोकार्बन जो बना होता है उसमें हाइड्रोकार्बन क्या क्या होता है, संतृप्त होता है और असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, संतृप्त होता है और संतृप्त होता है। संतृप्त में क्या क्या है, कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है। कार्बन परमाणु के बीच कैसा आबंध होता है, एकल आबंध होता है। लेकिन अगर असंतृप्त की बात कर ली जाए तो यहाँ पर क्या है, कार्बन के परमाणुओं के बीच द्विआबंध होता है, त्रिआबंध होता है। यानी कि एकल आबंध इसमें नहीं जुड़े। देखिए इसमें एकल आबंध है, इसमें द्विआबंध है और त्रिआबंध है। एक मतलब क्या है, एकल आबंध इसमें संतृप्त में होता है और संतृप्त में क्या होता है, द्विआबंध और त्रिआबंध दोनों होते हैं। ठीक है, उदाहरण में देख लीजिए, एल्केन सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। और एल्कीन और एल्काइन, देखिए असंतृप्त में कौन को क्या क्या बनता है, एल्कीन बनता है और एल्काइन बनता है। इसको ध्यान से देखेंगे। एल्कीन का मतलब क्या हो गया, एल्कीन का मतलब क्या हो गया, जब द्विआबंध बन जाएगा कार्बन का, जब 2 आबंध बन जाएगा तो एल्कीन हो जाता है। ठीक है, और जब कार्बन का 3 आबंध बनता है तो यहाँ पर एल्काइन हो जाता है। लेकिन अगर एक ही आबंध बना हुआ तो एल्केन कहेंगे। तो अगर एल्केन की बात कर ली जाए, आपके सामने अगर बोल दिया जाए कि एल्केन क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, एल्केन का मतलब एक आबंध, एकल आबंध। एल्केन क्या हो गया दोस्तों, एकल आबंध हो गया। ठीक है, और अगर आपसे एल्कीन कहा जाएगा तो एल्कीन यानी कि CnH2n अगर ये कह दिया जाए कि एकल आबंध क्या है तो आप क्या कहेंगे, द्विआबंध जो है वो एल्कीन होता है और त्रिआबंध क्या होता है, एल्काइन होता है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से आप समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, हम पहले इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती क्या है। तो इसमें कई प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सबसे पहले हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एथेन C2H6 के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एथेन C2H6 के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र इसके नीचे दिए हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये सूत्र हैं इसके, इन सूत्रों को हम ध्यान से देख लेते हैं। इसको आप देखते रहिए और स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। ठीक है, ठीक है, मीथेन और एथेन, देखिए मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। यानी कि 5 चीज़ें हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको भी हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, ये आप पूरा ग्राफ देख लीजिएगा। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है दोस्तों। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये इलेक्ट्रॉन बिंदु एल्कीन के साथ है और एल्काइन के साथ है, मतलब ये संतृप्त नहीं है। अगर संतृप्त होता दोस्तों तो क्या होता, वहाँ एल्केन होता, लेकिन ये एल्कीन और एल्काइन दोनों के साथ है। ठीक है, एल्केन एथीन है और एल्काइन एथीन है, यानी कि C2H4 और C2S2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, द्विबंध होंगे और त्रिबंध होंगे, लेकिन एकल बंध नहीं होगा, यानी कि एक बंध नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र, संरचनात्मक सूत्र। एल्कीन, एल्कीन में सबसे पहले एथीन है, प्रोपीन है और ब्यूटीन है। एथीन के साथ क्या है, C2H4 है, प्रोपीन क्या है, C3H6 है, और ब्यूटीन क्या है, C4H8 है। यानी कि यहाँ देख लीजिएगा, इसके देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कैसे है। यहाँ पर इसके देखिए 1 2 यहाँ 4 बंध सी के बने हुए हैं, और ये जो है ये कितने हैं, देखिए यहाँ पर 3 यहाँ है और 1 यहाँ है और 4 यहाँ है, यानी कि 4 3 7 1 8, यानी कि C4 है, यानी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन के बाद पार्ट कितने हैं, 8 हैं। इसको हमें ध्यान से देख लेना है। ठीक है, आगे चलिए। एल्काइन, अब एल्काइन की बात कर लीजिए तो एल्काइन क्या दोस्तों त्रिबंध है। एल्काइन त्रिबंध है तो इसमें एथाइन भी है, प्रोपाइन भी है और ब्यूटाइन भी है। एथाइन भी है, प्रोपाइन है और ब्यूटाइन है। इसको हम देख लेंगे। एथाइन में क्या है, C2S2 यहाँ पर देखिए H अलग है और CC अलग है। ठीक है, H2 और कौन सा बंध है, ये कौन सा बंध है, त्रिबंध है, ध्यान दीजिएगा। एल्काइन क्या है, त्रिबंध है। ठीक है, अब देखिए प्रोपाइन और ब्यूटाइन, प्रोपाइन में क्या है, C3 और H4 है, और ब्यूटाइन में क्या है, C4 और H6 है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन, तो इसको देख लेते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन क्या क्या है दोस्तों, तो यहाँ ये जो सामने दिया हुआ है ये है सीधी श्रृंखला और ये है शाखित श्रृंखला। सीधी श्रृंखला और शाखित श्रृंखला, इन दोनों के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं इसलिए मतलब मिटा दे रहा हूँ। पेंटेनम की संरचना है, इसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। और इसी तरह से जो C5 और S12 है इसको देते रहिए। कार्बन के 5 भाग हैं और हाइड्रोजन के 12 भाग हैं, इसको देख करके आप समझ जाएंगे। ठीक है, पहला जो है N है पेंटेन है, दूसरा है आइसोपेंटेन। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं नियोपेंटेन भी देख लेते हैं आगे। उपरोक्त 3 उदाहरण में आणविक सूत्र समान है लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समायवक कहते हैं। यानी कि देखिए सब में तो सेम है, क्या है, C5 और S12 है। ठीक है, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग बनाई गई है। कैसे बनाई गई, अलग अलग। उसके बाद देखिए बलय, संतृप्त और असंतृप्त का बलय इस तरह से होता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं हेक्सेन और बेंजेन का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन उदाहरण। फिर आगे है विषम परमाणु क्या होता है दोस्तों। विषम परमाणु के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। विषम परमाणु, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता जो होती है वो संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं प्रकार्यात्मक समूह। यानी कि प्रकार्यात्मक समूह क्या दोस्तों, प्रकार्यात्मक समूह या विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रकारात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं समजातीय श्रेणी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। समजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, समजातीय श्रेणी यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, समजातीय श्रेणी होता है। जिसमें देख लीजिए उदाहरण दो एल्कोहल दिया, उदाहरण में एल्कोहल दिया गया है, इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे है समान सामान्य सूत्र। समान सामान्य सूत्र क्या है, समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर में सदस्यों में -CH2 का अंतर तथा 14 ओमेगा द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता आती है, इसको हमें जानना जरूरी है। ठीक है, फिर आगे है कार्बन यौगिकों की नामपति। ठीक है, नामपति। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे है यौगिकों में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करो। मतलब ये दिया गया है आपका, क्या नाम है कि आपको करना है इसका ये नोट्स बनाया हुआ है। इस नोट्स में आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, इस नोट्स में क्या करना है, किस तरह से करना है, ये आपको बताया गया है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म और दहन कैसे होता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं।
क्योंकि दहन का प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की स्थिति में उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला प्राप्त उत्पन्न करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण अपचयन नहीं होता है। ठीक है, अब हम ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2CR2O7 की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित होते हैं। फिर हम क्या है, अगला देख लेते हैं। पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। वनस्पति तेलों में वनस्पति घी का निर्माण इस विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा? वो कौन सा विधि होता है? वो होता है हाइड्रोकार्बन का जो संतृप्तीकरण विधि होता है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक और एथनॉल और एथनाइक अम्ल। एथनॉल के प्राकृतिक भौतिक गुणधर्म: रंगहीन गंध और जलने वाला स्वाद, जल में घुलनशील, वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 351 के, उदासीन प्रकृति। रासायनिक गुणधर्म आगे देख लेते हैं। रासायनिक गुणधर्म को हम देख लेते हैं। सोडियम के साथ अपक्रिया कैसे करता है? हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति में एथनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जाती है। सोडियम के साथ अपक्रिया द्वारा ये चीज किया जाता है। निर्जलीकरण, ठीक है, एथनाइल अम्ल और भौतिक गुण। ठीक है, इसको देख लेते हैं। रंगहीन द्रव, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध, क्वथनांक 391 के, शुद्ध एथनाइल अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लाइसल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। साबुन और अपमार्जक, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। साबुन क्या होता है और अपमार्जक क्या होता है? तो पहले हम साबुन के बारे में जान लेते हैं, अपमार्जक के बारे में हम बाद में जानेंगे। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। उदाहरण C12, C17, H35, COON+ यानी कि धनायन दे रहा है। साबुन केवल मृत जल में सफाई करता है। किस जल में सफाई करता है? मृत जल में सफाई करता है। अब देखिए अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर एवं मृत जल में सफाई किया करते हैं। साबुन में अणु कौन कौन सा होता है? इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। जलरागी सिरा जो आयनिक भाग होता है और जल विरागी सिरा जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला करता है। ठीक है, अब साबुन में अणु की संरचना देख लेते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया: मैल तलीय होते हैं। जल विरागी सिरा में तेल में घुल जाता है और जल रागी सिरों के चारों तरफ पानी से घिर जाता है, जिससे मिसेली संरचना बन जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है और साबुन सफाई कर देता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अपक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ घुलनशील स्कम करता है। दोस्तों, इस वीडियो को बस यहीं तक। इसके बाद अगला चैप्टर लेकर के हम आएंगे और अगले चैप्टर का आप इंतजार करते रहिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। दूसरी बात दोस्तों, अब हम हिंदी का वीडियो विशेष करके डालेंगे। दोस्तों, कंपटीशन में पेट के लिए हिंदी का वीडियो बहुत अनिवार्य है और सबके लिए हिंदी का वीडियो अनिवार्य है दोस्तों। तो बहुत जल्द ही हम हिंदी का वीडियो डालने वाले हैं, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। हिंदी का वीडियो आपके साथ पढ़ने वाला है और बहुत ही बेहतरीन रूप से आप हिंदी का वीडियो पाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।